जय हिंद। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो बिहार एसआई के लिए सेट आया हुआ है वो हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड सेट देखेंगे और उसका पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है। और ये जो एग्जाम का ये जो सेट है वो बिहार एसआई के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मेंस आने वाला है उसके लिए, फिर बिहार एसआई जो अभी फिर से वैकेंसी आने वाला है उसके लिए, बिहार एसएससी के लिए, बीपीएससी पीटी के लिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें कोशिश करेंगे कि ट्रिक्स से या कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें और यहीं पर याद करें, ठीक है। चलिए चलिए, पहला सवाल क्या देखते हैं इसमें, ठीक है। पहला सवाल क्या देखते हो कि सूची 1 है, सूची 2 है, ये दोनों को सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पेंट्यूला। पेंट्यूला क्या चीज है, ये समुद्री पिच है। पेंट्यूला क्या है, ये समुद्री पिच है, ठीक है। फिर गोरगोनिया। गोरगोनिया क्या है, ये समुद्री व्यंजन है। समुद्री व्यंजन क्या है, गोरगोनिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होता है, ऐसे देखिए व्यंजन कौन बनाता है, सोचिए गोरी लड़की ना व्यंजन बना रही है, गोरी लड़की क्या बना रही है, व्यंजन बना रही है। फिर मैंड्रीना। मैंड्रीना क्या है, ये ब्रेन कोरल है। मैंड्रीना क्या है, ये ब्रेन कोरल कोरल है, ब्रेन कोरल, ठीक है, मैंड्रीना। फिर एडमसिया क्या है, एडमसिया समुद्री एनिमोन है, समुद्री एनिमोन। एडमसिया क्या है, ये समुद्री एनिमोन है, ठीक है। चलिए, ये रटने वाला है तो इसमें कुछ खास तो है नहीं। चलिए, यहां से थोड़ा देखते हैं। सर्फडम संबंधित है, ये समझते हैं। तो सर्फडम में कृषि दास्ता समझ है, कृषि दास्ता से सर्फडम ये क्या है, थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग। देखिए, ये होता है सर्फडम, ठीक है। ये क्या है, सर्फडम। तो ये होता क्या है कि ये यूरोप में ना, आपको वहां पे एक दास प्रथा चलता था जो कि किसानों से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, किसानों से। तो जो किसान जो वहां पे जो दास की तरह इस्तेमाल होते थे, वो उनको क्या बोलते थे, तो लोग सर्फ बोलते थे, और इस इंस्टीट्यूशन को सर्फडम बोलते थे, ठीक है। समझ में आ गया। जो कृषि में जो दास इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको हम लोग सर्फ बोलते हैं, ठीक है। वहां पे कृषि जो होता था। अब क्या है कि दास तो यहाँ पे भी थे, भारत में भी थे, इंडिया में भी दास थे, लेकिन क्या ये दास और ये दास में कुछ अंतर है, बिल्कुल अंतर है, ठीक है। जैसे देखिए, ये जो थोड़ा सा कठोर थे, मतलब कठोर इन द सेंस कि इनकी जो सामाजिक स्थिति थी ये थोड़ी खराब थी। जैसे क्या थे, ये अपने अपने मजे से शादी नहीं कर सकते, सोचिए अपने मजे से शादी नहीं कर सकते। इनके पास अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकता था। ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे, मतलब ट्रैवल ये नहीं कर, समझ रहे, ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इन पे काफी कंट्रोल हुआ था, मतलब काफी कंट्रोल में रखा जाता था। तो ये हुआ सर्फडम, और इसी के बारे में यूरोप में बताया जाता है कि सर्फडम किस चीज से, कृषि दासा संबंधित है। अगला सवाल, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है कब आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये किस चीज का पहला कदम था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, याद रखना। देखिए क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का बैक स्टोरी समझते हैं। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसका मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी रेगुलेट करना है किसी को, क्या करना है, रेगुलेट करना है, यानी कि किसी को कंट्रोल करने के बारे में बात हो रहा है। अब ये कंट्रोल क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ा होगा तभी ना कंट्रोल हो रहा होगा। कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ा होगा तभी कंट्रोल हो रहा होगा। क्या बढ़ा था, देखिए हुआ क्या था, कंपनी जो था नहीं, कंपनी एक तरीके से बैंकरप्ट होने वाली थी। अब आप लोग पूछिएगा कंपनी बैंकरप्ट क्यों हो रही थी, यानी 1772-73 में कंपनी बैंकरप्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बैंकरप्ट हो रही थी, क्यों, क्योंकि 1765 में इसको दीवानी राइट मिला बंगाल बिहार उड़ीसा का, ठीक है। आपको बंगाल जीतने के बाद बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी राइट मिला। वहां से पैसा तो आ रहा था, लेकिन होता क्या, 1765 से 1772-73 तक में यहाँ पर कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो अंग्रेज को अधिकारी जो थे वो अपना पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, कंपनी को तो फायदा हो नहीं रहा, सरकारी अफसर को फायदा हो रहा है, यानी करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम करना होगा, तो क्या किया गया कि पहले तो कंपनी बर्बाद हो रही थी, उसके पास पैसा देने के लिए भी अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं था, तो वो लोन लेती है। किससे लोन लेती है, इससे क्या बोलते हैं, इसके सरकार से, ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट लोन देता है, लेकिन एक शर्त पे कि हम आपको रेगुलेट करेंगे, हम आपको कंट्रोल करेंगे, और इसी चीज में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कहाँ चला गया, इसी चीज में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है इसी पर आता है कि आपको हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है। आपके हर चीज पे इसमें आपको रेगुलेट, जैसे कोड ऑफ डायरेक्टर इसमें था, कोड ऑफ डायरेक्टर को रेगुलेट किया गया, ठीक है। कोड ऑफ डायरेक्टर को इसमें रेगुलेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का इसमें बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया, इसको एलिजा एमपी भी इसमें आती है, आपके आते हैं, जो पहला जो सीजीआई थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट का, जो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये चीज है।
कोड ऑफ डायरेक्टर से ये किया गया। और उसके बाद एक और चीज आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है ना 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया जाता है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो निर्माण होता है ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही आपको कंट्रोल करता है, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इसका जो हेड होता है, ये कैबिनेट का जो वहां का जो कैबिनेट है ना, उसका एक मेंबर होता है, वहां पे एक मेंबर होता है वहां के कैबिनेट का, बिहार ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैबिनेट का मेंबर होता है इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हेड होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि पूरी तरह से कंट्रोल 1784 में हो रहा है, लेकिन आंशिक रूप से कंट्रोल 1773 में ही कर दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अच्छा, इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते क्यों है? एक सवाल ये भी आता है, पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहते क्यों है? विलियम पिट्स जो थे ना उस टाइम पर, विलियम पिट्स उस टाइम पर आपके ये थे प्रधानमंत्री थे 1784 के टाइम पे, जिनके तहत उन्होंने ये आपको लेकर आया था आपको पिट्स इंडिया एक्ट, इसलिए उस चीज़ को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। चलिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। उसमें एक देखिए, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन निकलेगा और 10 क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। संघीय संघ न्यायालय की स्थापना, अच्छा देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 वाले जो एक्ट आया था, 1935 का जो एक्ट आया था, उससे आपको 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, भारत का जो संविधान है वो अंगीकृत किया जाता है, और 26 जनवरी को 1950 को इसको लागू किया जाता है। ये तो याद रहेगा सबको, ये तो याद ही होगा, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया, उसमें भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो प्रभुत्व संपन्न गणराज्य करता है, बिल्कुल करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य करता है, समाजवादी गणराज्य नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं करता। ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है, ठीक है, याद रहेगा। ये 42nd 1976 में, इसके तहत ही समाजवादी गणराज्य आया, और धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष आया था। पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था, याद रहेगा। चलिए यही चीज है, और उसमें कुछ नहीं है। कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर को समावेश करने वाला पहला कवि। देखिए कविता में ये जो देखिए आंसर कुली कुतुब शाह क्या करता है, कविता में धर्मनिरपेक्षता को समावेश करता है, ठीक है, ये याद रखना। अब ये कुली कुतुब शाह जो है, ये हैदराबाद का था, कहा का था, यही है। देखिए ये कुली कुतुब शाह जो है ना, ठीक है, मतलब गोलकुंडा का राजा था, ये गोलकुंडा का सुल्तान था, गोलकुंडा में हैदराबाद था। और हैदराबाद में ये 4 मीनार बना हुआ है ना, ये 1591-92 में इसी ने बनाया है, याद करता, कोई पूछ लेता है कि कुली कुतुब शाह जो थे उसने क्या बनाया था, तो आपको 4 मीनार बनवाया था, तो गोलकुंडा का था, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता के बारे में तो बता ही दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग जीके का। वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? वर्तमान में कुल 75 रामसर स्थल कितने हैं? चलिए रामसर स्थल के बारे में भी थोड़ा जान ले। देखिए रामसर स्थल जो है ना, ये 1971 में एक ईरान में एक रामसर जगह है, वहां पर एक कन्वेंशन होता है जिसको हम लोग रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। 1971 में होता है, 1975 में इसको लागू किया जाता है। कब लागू होता है? 1975 में लागू होता है। अब पूछेगा पहला रामसर स्थल पूरे दुनिया में कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो कोबार्क प्रायद्वीप है ना, कोबार्क प्रायद्वीप, उसमें आपको क्या बोलते हैं, पहला जो रामसर साइट घोषित किया था ऑस्ट्रेलिया का। भारत में कौन सा? दूसरा सवाल, भारत में चिल्का झील, वो इसको पहला किया गया, ठीक है। तीसरा सवाल पूछेगा भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? रामसर हो, अच्छा ये तो बताना ही भूल गया कि रामसर जो होता है वो किस चीज के लिए? वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए रामसर होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का कोबार प्रायद्वीप है, ये आर्द्र भूमि है। दूसरा चिल्का लेक जो है, इसको किया गया। तीसरा जो है चिल्का लेक जो सबसे पहला था। तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तो सुंदरवन पूछेगा, सबसे बड़ा कौन सा रामसर साइट है इंडिया में? सुंदरवन। सबसे छोटा कौन सा? तो रेणुका झील, ये अच्छा ये कहाँ पे? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। और ये रेणुका झील कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये सब याद रहेगा। अच्छा सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है भारत में? तो ये तमिलनाडु में है, ये 14 रामसर साइट है। उसके बाद रामसर से और क्या पूछ सकता है? सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो दुनिया में आपको यूके में है,
ठीक है, इसके 175 के करीब है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है रामसर से रामसर से पूछ सकता है। चलिए इतना काफ़ी है रामसर साइट से। ठीक है, कि आपको कब लागू किया गया, कौन कौन से साइट से, ये सब। ठीक है, चलिए रामसर साइट्स हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये गोवा में स्थित है। महादेव महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। ठीक है, निम्न में से सही कोड का मतलब सही कोड का चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करता है। प्रोफेज अवस्था को, अर्धसूत्री में भी कौन अवस्था को? प्रोफेज अवस्था को सही क्रम से प्रदर्शित करता है। तो पहला क्या होगा? लेप्टोटीन। पहला क्या होगा? लेप्टोटीन। ये देखिए, पहला होगा लेप्टोटीन, दूसरा होगा पैकिटीन, दूसरा क्या होगा? पैकिटीन, तीसरा होगा डिप्लोटीन, तीसरा होगा डिप्लोटीन, और चौथा होगा डाइकोनेसिस। चौथा क्या होगा? डाइकोनेसिस। तो पहला होगा लेप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। याद रहेगा, ये अर्धसूत्री का प्रोफेज अवस्था, याद रखना, ये प्रोफेज अवस्था के बारे में बात कर रहा है। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसको कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे आया था ना, कौन कौन मुद्रा था? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, उसके बाद गर्म मुद्रा, शाक मुद्रा। चलिए सब देख लेते हैं एक बार में। चलिए देखिए, दुर्लभ मुद्रा तो हार्ड करेंसी, एक हार्ड करेंसी होता है, एक सॉफ्ट करेंसी होता है, यही ना पूछ रहा था। ठीक है, चलिए दोनों को देखते हैं। देखिए क्या है, जब मांग आपका ज्यादा है, मांग क्या है? ज्यादा है, और आपूर्ति क्या है? कम है, ये क्या होगा? हार्ड करेंसी। यानी आपका मांग उस मुद्रा का ज्यादा हो रहा है, जिस देश का ये मुद्रा, उसका मांग ज्यादा हो रहा है, आपूर्ति कम हो रहा है, तो उसको किसको कहते हैं? एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं इसमें? एग्जाम्पल आपका यूएस डॉलर जो है वो है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो आपका यूरो जो है वो है। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड जो है ये है। समझ रहे हैं? तो जिसका मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है, जिसका मांग, इसका ये क्या होता है? मांग कम है लेकिन आपूर्ति ज्यादा है, तो वो सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा। ठीक है, पूरे। अच्छा, इसी पे हॉट मनी आता है। अब ये हॉट मनी क्या है? देखिए, हॉट मनी जो होता है ना, वैसा, एक मिनट, वैसा पैसा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे तुरंत ट्रांसफर हो सकता हो, मतलब ट्रांसफर हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो पैसा कब ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह? जब उसका इस्तेमाल यहां पर इससे बेहतर यहां पर हो रहा हो। समझ रहे? फिर समझिए, पैसा कब ट्रांसफर हो रहा होगा? जब उसका इस्तेमाल यहां से ज्यादा अच्छा यहां पे हो रहा होगा। एग्जाम्पल, जैसे शेयर मार्केट में विदेशी लोग आपका ये किए, पैसा लगा। ठीक है, जब विदेशी लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि विदेशी लोग को दिखेगा कि इस जगह का शेयर अच्छा है, ये जगह का शेयर, इस देश का शेयर अच्छा है, इस देश का, इस कंपनी का शेयर अच्छा है, तो ये यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ ले जाएगा। तो पैसा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से कहीं और हो जाएगा, फिर यहाँ से कहीं और हो जाएगा। तो ये क्या है? हॉट मनी है। ये क्या है? हॉट मनी है। ठीक है, चलिए गर्म मुद्रा, चलिए हो गया। देखिए गर्म मुद्रा। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए दो पारिस्थितिक तंत्र, जलीय होता है, एक स्थलीय होता है पारिस्थितिक तंत्र। तो ऊर्जा तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होगा। देखिए, ऊर्जा का जो पिरामिड होगा ना, ये चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो, ये हमेशा सीधा होगा। देखिए, ऊर्जा का जो पिरामिड होगा ये ऐसे होगा। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड जो होगा ऐसे होगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं यहाँ पर 1000 किलो जूल का ऊर्जा है, तो यहाँ पर क्या होगा? 100, यहाँ 10, यहाँ 1। अब बताते ये क्या है? ठीक है, चलिए 1 किलो जूल पकड़ ले, या जूल जो भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, यानी एक फेज से पिरामिड में दूसरे फेज में जाने में, एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने में, तीसरे स्तर पे जाने में, चौथे स्तर पे, हर स्तर पे सिर्फ 10% ही ऊर्जा जाती है। ठीक है, कितना परसेंट ऊर्जा जा रहा है? 1000 था तो 100 गया, दूसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर 10 गया, तो चौथे स्तर पर 1 गया। ठीक है, लेकिन ये जो जाएगा ना, ये हमेशा सीधा जाएगा, यानी ये अपराइट हो, यानी हमेशा से सीधा रहेगा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ऊर्जा के बारे में है। लेकिन यदि बायोमास के बारे में पूछा जाए, ठीक है, जिसको हम लोग जीव भार बोलते हैं, यदि इसके बारे में पूछा जाए तो ये अलग हो जाता है। तब इसमें क्या, जीव भार के यदि वो पूछा जाएगा, ये भी पूछता है। एक तो आपको पूछेगा आपको इसके बारे में, ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा हमेशा जल होगा या थल होगा? दोनों में एक ही जैसा है, जल में थल में दोनों एक जैसा है। लेकिन बायोमास जो होगा ये थल में तो सीधा होगा लेकिन जल में उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ ऐसे नहीं, जल में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सब थल में सीधा हो जाएगा, जल में उल्टा हो जाएगा।
ठीक है, बायोमास यानी जीव का भार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा ज्यादा है, इस जगह पे पेड़ पौधा ज्यादा है, उससे ऊपर शाकाहारी है, इसका इसका भार कम है, उससे ऊपर मांसाहारी है, तो ये सब का भार कम है इसकी तरफ। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये उल्टा है, यहाँ जो पेड़ पौधा सबसे कम है, उससे ऊपर जो मांसाहारी है शाकाहारी है उसका भार थोड़ा ज्यादा है, उसका भार इससे भार ज्यादा है, सबसे ऊपर जो है शार्क वार्क जो होता है ये सब सबसे ज्यादा भारी होता है। ठीक है, भारी मतलब टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये सबसे ज्यादा ये होगा जिसका भार होगा। ठीक है, तो जीव भार होगा तो थल में क्या होगा, ये थल में हमेशा सीधा होगा और जल में हमेशा उल्टा होगा, याद रखना। और ऊर्जा जो होगा वो हमेशा सीधा ही होगा, चाहे वो जल में हो या चाहे वो थल में हो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोलन के दौरान जब गोला, अच्छा ये पेंडुलम के बारे में बात, अच्छा चलिए देखिए एक चीज दिखाते हैं आपको, ये इसका एक फिगर बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, यही ना है पेंडुलम का जो है, एक स्थिति यहाँ पर आता है, एक स्थिति यहाँ पे आता है, एक स्थिति यहाँ पे आता है, यही ना है। ये मैक्सिमम स्थिति हो गया और यहाँ आपको सेंट्रल स्थिति हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चलिए ठीक है, गति और त्वरण दोनों शून्य बोल रहा है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। ठीक है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। देखिए एक काम का, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम ओ रखते हैं, इसको बी रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्या क्या चीज, ओ इसको रखेंगे तो और आसानी से इसको याद हो जाएगा। ठीक है, ओ मतलब 0 भी कर सकते हैं, ऐसा याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये होता है क्या ऐसे। अब इसमें क्या क्या है, पहले तो आप उसमें गति का लेते हैं पहला, तो एक मिनट देखिए यही है ना। ठीक है, ये है, ठीक है ए ओ बी। ठीक है, अब एक गति आ गया, दूसरा त्वरण आ गया, तीसरा गतिज ऊर्जा आ गया। ये सब पूछता है कि किसके टाइम पे किसका, दूसरा चौथा स्थितिज ऊर्जा आ गया, यही ना है, स्थितिज ऊर्जा आ गया। चलिए अब गति क्या है, गति यहां पर और यहां पर पूछेगा। ठीक है, तो 2 चीज देखते हैं, गति यहां पर सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। इसका देखते हैं, गति सबसे ज्यादा होगा ओ पर, सबसे ज्यादा गति कहां होगा, ओ पर होगा। तो इस जगह पर क्या होगा देखते हैं, इस जगह के लिए यानी ओ के लिए एक ये और बी के लिए एक ये। ठीक है, यानी ओ के स्थान पर या बी या ए के स्थान पर, ठीक है ये 2 जगह पर। तो गति यहां पे सबसे ज्यादा होगा, गति क्या होगा, सबसे ज्यादा, चलो सबसे ज्यादा होगा गति यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे गति होगा 0, यहाँ पे पहुंचे गति क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, त्वरण क्या होगा, यहाँ पे त्वरण क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। अब गति ऊर्जा यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए गति ऊर्जा क्या, गति सबसे ज्यादा है तो यहाँ सबसे ज्यादा ही होगा, और गति ऊर्जा का उल्टा होता है स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा सबसे 0, उसी तरह से उल्टा यहाँ गति ऊर्जा यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे ओ क्या कहते हैं ये, यहाँ पे गति ऊर्जा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, याद रहेगा। देखिए यहाँ पर ये कोई चीज छोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा गति तो यहीं पर होगा ना, सबसे ज्यादा क्या होगा, गति यहाँ पे होगा। जब सबसे ज्यादा गति यहाँ तो त्वरण 0 हो जाएगा, यहाँ पे गति यहाँ त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, अब इसके ऊपर जा नहीं रहा है तो इसका मतलब गति यहाँ पे 0 हो गया, जब गति 0 हो जाएगा तो त्वरण सबसे ज्यादा हो जाएगा, याद रहेगा, बस वही चीज है। अब जब गतिज ऊर्जा पूछेगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गतिज, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे कम गतिज ऊर्जा होगा क्योंकि गति 0 है, और तो स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगा, बस यही चीज है। चलिए अब आते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया, किसने किया, फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया। ठीक है, चलिए अबुल फजल का भी देख लेते हैं, इसने कौन सा लिखा था, उसने लिखा था एक अबुल फजल किस पंचतंत्र लिखा था इसने, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। ठीक है, फिर एक और किताब का किया था, उसका नाम ध्यान नहीं, कालिया करके कोई किताब था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, कालिया करके कोई किताब था। ठीक है, तो वो क्या था, पंचतंत्र भी किया था। अच्छा फैजी ने क्या किया था, देखिए एक फैजी जो था इसने भी किया था लीलावती, लीलावती का इसने फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने क्या किया था, लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अब जो लीलावती क्या किस चीज का था, गणित का पुस्तक है, ये किस चीज की पुस्तक, लीलावती गणित का पुस्तक है। ठीक है, और फैजी जो है ना ये अकबर के टाइम का है, और अकबर ने इसको दिया था ना, अनुवाद विभाग का हेड बनाया था, अनुवाद विभाग का अकबर ने इसको हेड बनाया था, किसने, फैजी को। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद जो है ये कौन सा किताब करता है, तो निजामुद्दीन अहमद जो है ये करता है तबकात ए अकबरी,
तब काते अकबरी कौन करता है? तो निजामुद्दीन अहमद करता है। बदायूं तो बता दिया रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। अच्छा, महाभारत का फारसी में अनुवाद को क्या बोलते हैं? महाभारत को रज्मनामा बोलते हैं। रज्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला सवाल पे। चलिए, उत्तर उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक है? यानी किसके काल में कहा गया कि उसका जो प्रस्थान था ना, साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था, ठीक है। ये जो चीज था किसके लिए? निजाम उल मुल्क के बारे में कहा गया था। किसके बारे में कहा गया था? ये निजाम उल मुल्क के बारे में कहा गया। अब ये निजाम उल मुल्क था कौन? देखिए, ये जो है ना निजाम उल मुल्क, ये आपको चिनकिलिस खां जो था ना, चिनकिलिस खां, ठीक है, उसके बारे में ये निजामुल मतलब निजामुल मुल्क का ही नाम है, चिनकिलिस खां, उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। अब ये क्या क्या था ना, ये जो निजामुल मुल्क था ना, यानी चिनकिलिस खां, ये आपको था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर था ये आपको निजामुल मुल्क, ठीक है। ये वहां से उसका थोड़ा सा बर्ताव से खुश नहीं हुआ, ये दक्कन में चला गया और दक्कन में जाकर इसने हैदराबाद रियासत का नींव रखा। हैदराबाद रियासत का इसने नींव रखा था। किसने रखा था? आपको निजाम उल मुल्क ने या चिनकिलिस खान ने रखा था, ठीक है। और इस वहां पर जाकर जो मुल्क अपना अब हैदराबाद में जो रियासत रखा था, उसमें किस वंश की स्थापना की थी? तो आशफ जाही वंश की स्थापना की थी। आशफ जाही वंश, ठीक है, याद रहेगा, आशफ जाही वंश की स्थापना की थी। चलो, और तो इसमें कुछ है नहीं। उसका प्रस्थान साम्राज्य से, हाँ, साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण का पलायन का प्रतीक था, क्योंकि अच्छा आदमी था ये निजाम उल मुल्क, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला इसका बात ही नहीं सुनता था, तो क्या फायदा, ठीक है। नए संसद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 1272, 12% बच्चक 72 होता है ना, 12 इंटू 6 72, ठीक है। तो 1272 है। 888 लोकसभा का, 384 राज्यसभा का, याद रहेगा, 888 लोकसभा, 384 राज्यसभा। लोकसभा का जो आपका आंतरिक संरचना है वो आपको इससे प्रेरित है, क्या बोलते हैं, मोर से प्रेरित है। और राज्यसभा का जो है कमल से, ये क्योंकि राष्ट्रीय फूल है ये और राष्ट्रीय पक्षी है ये, ठीक है। बरगद का पेड़ भी है उसमें, और एक संगोल भी उसमें लगाया हुआ है, संगोल नंदी का जो प्रतीक के रूप में संगोल लगाया हुआ, चोल राजाओं के टाइम का संगोल है वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद 95th ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को चुना गया 95th ऑस्कर अवार्ड में? तो आरआरआर को चुना गया, नाटू नाटू जो था, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, जब सघन माध्यम से, सघन यदि विरल है ये, ठीक है, और ये सघन है, तो क्या बोल रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में करेगी तो क्या होगा? देखते हैं। इसकी चाल बढ़ जाएगी, इसकी चाल बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब है तो इसकी एक तो चाल बढ़ गया और अभिलंब से दूर हटेगा, ये अभिलंब है ना, इससे दूर हटेगा, ठीक है, ये याद रखना है। और वही यदि ऐसे आता इधर, चलो देखिए, ठीक है, यदि यहां से जा रहा है ना तो ये इधर हो जाएगा। और वही यदि ये सघन है और ये विरल है, ठीक है, यदि विरल है और ये सघन, और वही इधर से आ रहा होता, इधर से, तो इधर से जा रहा है, अब इधर से आ रहा होता तो इधर की तरफ जाता, सट जाता ये, यदि विरल और सघन ऐसे है तो, ठीक है। और विरल में हमेशा स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पे हमेशा स्पीड कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। तो जब यहाँ से जाएगा तो क्या होगा? आपसे दूर जाएगा अविरल अविलंब से, और स्पीड इसका बढ़ जाएगा। तो यही बात बोल रहा है यहाँ पे, चाल बढ़ जाएगा, अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, ये सही सुमेलित है। पहले ऊपर देख रहे थे, अनुच्छेद 15 में क्या बोलता है, देखते हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान दिया गया, ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक रूप में, ठीक है, कोई आपको इसमें ये नहीं दिया जाएगा, तो पिछड़े वर्ग को आपको इसमें ये क्या बोलते हैं, आपको विशेष प्रावधान दिया गया। फिर अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा, ठीक है, अनुच्छेद 22 का। अनुच्छेद 20 का दोहरे दंड पर आपको रोक है, डबल जेओपार्डी जिसको बोलते हैं, दोहरे दंड पर रोक है, यानी एक ही कानून, एक ही चीज के लिए आप दो बार उसको सजा नहीं दे सकते। आर्टिकल 16 जो है वो क्या बोलता है? राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, नहीं नहीं, ये नहीं है। ये जो चीज है ना, आर्टिकल 16, ये आपको लोक सेवा में ना, मतलब कि आपको सरकारी नौकरी में आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो आप किसी भी रेस के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी सेक्स के हों, समझ रहे हैं? आपको कहीं भी उसको आपको रोक टाक नहीं किया जाएगा, किसी भी रीजन के हों, आप कुछ भी आपको रोक टाक नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन 16(4) में है। ये क्या बोल रहा है 16(4) में?
कि जो आप सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए होंगे ना, और देखा जाएगा कि उस राज्य में वहां पर प्रतिनिधित्व उनका सरकारी नौकरियों में कम है, तो सरकार, राज्य सरकार चाहे तो उसका वो कर सकती है, मतलब उस पर आप आरक्षण दे सकते हैं। तो आर्टिकल 16 में 16(4) में ये क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है, कि वहां पर आप उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो भेदभाव वहां पे हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखते सत्य नहीं है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2009 में स्नो लेपर्ड शुरू किया गया। भारत में पांडा की 2 प्रजाति है, ठीक है, हिमालयी लाल पांडा है और चीनी लाल पांडा। हिमालयी लाल पांडा और चीनी लाल पांडा, ये 2 उप प्रजातियां हैं। भारत में पांडा कहाँ पे, सिक्किम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल और मेघालय में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना, ठीक है। भारत में जो पांडा पाया जाता है। संगाई जिसे डांसिंग डियर कहता है, संगाई डांसिंग डियर भी इसको कहते हैं, ये मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है, नहीं, पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता, ये गलत है। ये जो पाया जाता है ना, ये आपको मणिपुर में पाया जाता है। संगाई जो है आपको मणिपुर में पाया जाता है, इसको डांसिंग डियर। अच्छा, संगाई को डांसिंग डियर क्यों कहा था, ये भी समझ लेते हैं। पहले तो ये मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर में केबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है। केबुल, देखिए मणिपुर में, ये जो मणिपुर है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ, ठीक है। यहाँ पे लोकटक झील भी है, इसीलिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक लोकटक झील भी है। अब इस लोकटक झील में क्या होता है ना, कि ये जो झील है मान लेते हैं, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर की सतह पर आपको मिट्टी का और पौधों का, पत्तों पे छोटे छोटे पौधों का एक लेयर बना हुआ है, ठीक है, जो कि डूबता नहीं है। अब इसमें जो डियर होता है ना, जो हिरण होता है, इसको बैलेंस करने के लिए वो अपने आप को बैलेंस करता है इस पर चलने के लिए, तो इसीलिए उसको डांसिंग डियर बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कहाँ पे, केबुल लामजाओ और लोकटक झील, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, अब आते हैं हम लोग आगे। ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। यानी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है, निहारिका परिकल्पना, ये ग्रहों से उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है, याद रखना। पहला चीज किसने किया, तो लैप्लास ने किया। किसने किया, लैप्लास ने किया, लैप्लास, ठीक है। अच्छा, निहारिका परिकल्पना क्या है, देखिए माना जाता है, इस लैप्लास ने क्या माना कि एक बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ा पिंड है, मान लेते इतना बड़ा पिंड है, ठीक है, यूनिवर्स में, ठीक है। अब वो पिंड जो होता है वो बनता है गैस के बादल से, बनता है गैस के बादल से, बहुत गर्म रहता है ये पिंड, गैस के बादल से बना हुआ। और ये जो गैस का बादल है, इसी को निहारिका बोलते हैं, और इसी में से आपको ग्रह जो है बनते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इसी को बोलते हैं निहारिका परिकल्पना। कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है, कोशिका के हरित लवक में, केंद्रक में, सूत्रकणिका में, इसमें डीएनए मौजूद होता है, हरित लवक, केंद्रिका, सूत्रकणिका। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, सवाल गौर से देखना है, ठीक है, सवाल को गौर से देखेंगे, नहीं तो मालूम चलेगा आंसर हट जाएगा अलग, ठीक है, और नेगेटिव ले लेंगे हम लोग। तो क्या बोल रहा है, कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन सा नहीं आता अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पे, ठीक है। चलो, कोयला आता है, बिल्कुल आता है, रिफाइनरी उत्पाद भी आता है, सीमेंट भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है। अच्छा, पहले समझते हैं कोर सेक्टर है क्या। देखिए, कोर सेक्टर क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना को क्रिएट करने के लिए कौन सा जो सेक्टर है, यानी कौन सा इंडस्ट्री है, वो सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो 8 इंडस्ट्री है भारत में, उसको 8 इंडस्ट्री ही माना गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में सबसे ज्यादा योगदान देता है। एक तकरीबन 40% के हिसाब से योगदान देता है ये 8 इंडस्ट्री, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब देखिए, ये 8 इंडस्ट्री है कौन कौन, समझ में आ गया कोर सेक्टर किसको बोलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, आधारभूत संरचना में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में आपको भागीदारी देगा। अब इसमें कौन कौन है, तो कोयला देख लिए, रिफाइनरी उत्पाद देख लिए, देखिए कोयला देख लिए ना, रिफाइनरी उत्पाद देख लिए, सीमेंट देख लिए, एक नेचुरल गैस जो होता है ना वो भी है, ठीक है, नेचुरल गैस भी आ गया। उर्वरक जो होता है, ठीक है, कृषि में का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उर्वरक जो है वो भी आ गया, नेचुरल गैस भी आ गया। पेट्रोलियम जो है, ठीक है, पेट्रोलियम भी आ गया, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। स्टील जो होता है ना, स्टील भी आता है, ठीक है। तो ये सब आता है, नेचुरल गैस हो गया, उर्वरक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, स्टील हो गया, विद्युत हो गया, ये सब आता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आगे। माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहता है, कौन सा रहता है, तो आईजीए रहता है। कौन सा रहता है, आईजीए रहता है। चलिए, आरआर आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, आरआर आंदोलन, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन था, उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता। देखिए क्या है, आरआर 20वीं शताब्दी का स्टार्टिंग जब हुआ था ना, 20th सेंचुरी का, तभी आरआर आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। अब 20th सेंचुरी देख हम लोग क्या देखते हैं, कौन कौन इसमें लोग रहता है,
तो इसमें लोग आप देखेंगे नाम, मजरूर हक का नाम देखेंगे, मजरूर हक का नाम देखेंगे, ठीक है, एक नाम याद रहेगा। दूसरा नाम याद रहेगा मौलाना मोहम्मद अली का, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, ये भी इसमें रहते हैं, ठीक है। तीसरा आपको और नाम रहेगा, तो एक तो मौलाना मोहम्मद अली हो गया, एक मजरूर हक हो गया, और उसके बाद आपको, चलिए तीसरा नाम तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है, एक बहुत फेमस नाम था, ठीक है। तो ये लोग आपको शुरू करते हैं। तो जितने मुस्लिम लोग हैं ना, उनको बोलते हैं कि आप स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी करें, स्वशासन के बारे में बात कीजिए, ठीक है, स्वराज के बारे में बात कीजिए। इसके बारे में बात करने के लिए उनको मतलब ज़्यादा राष्ट्रवादी बनाने के लिए इन्होंने उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने इन्होंने शुरू किया था ये आंदोलन, ठीक है। कैसे शुरू किया था हर आंदोलन पूछेगा तो मुस्लिम नेताओं ने किया था, याद रखना खाली। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलो पहले तो होता कब, ये 17 दिखाई है, 1775 1782 तक। चलो कब चलता है, 1775 से 1782 तक, ये यहाँ चला गया एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है। चलो ये सही है। युद्ध का समापन सालबाई संधि से हुआ, बिल्कुल सालबाई की संधि से युद्ध का समापन होता है। संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गया, हाँ, क्योंकि उसके बाद अगला 1782 के बाद 1802 में होता है, तो 1802 से अभी तक में ये स्थिर हो जाता है, ठीक है। इसी बीच मालूम चलता है कि मैसूर को ये लोग खा जाते हैं, ठीक है, मैसूर को पकड़ लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये वही फूट डालो शासन करो वाला बात हो गया, एक से लड़ाओ दूसरे को अपने पार्टी में शामिल करो, तो वही चीज है। देखिए क्या होता है, देखिए युद्ध में 1775 1700, देखिए अब 1782 में सालबाई की संधि होता है। सालबाई संधि में क्या बोलता है ना ये, ठीक है, आपका जो पेशवा है ना हम उसको मानते हैं, पेशवा को आपको हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपका पेशवा, ठीक है, माधवराव जो थे, माधवराव जो थे, इनको हम मानते हैं, इनको पेंशन वेंशन सब देंगे, ठीक है। तो ये इसको मान लिया जाता है, ठीक है। और यदि पूछता है कि पूछेगा सालबाई की संधि जो था वो किसने करवाया था, तो महादजी सिंधिया थे। महादजी सिंधिया जो थे ना, पूछ देता कभी कभी, महादजी सिंधिया, इन्होंने सालबाई की संधि में मध्यस्थता की थी अंग्रेजों को और मराठों को एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया महादजी सिंधिया, और पेशवा का माधवराव हो गया, ठीक है, माधव नारायण राव, ठीक है। और उसके बाद 20 वर्षों के लिए तो मराठों के साथ निश्चित हो ही गए थे। और एक चीज और बोला गया था यहाँ पे कि इससे क्या हो गया, एक और फायदा हो गया अंग्रेजों को, क्या कि आप जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान से जो आप लड़ रहे हैं आगे चल के, ठीक है, तो वो हैदर मैसूर को आप जीतने के लिए, उसमें हम आपको सहयोग देंगे, ये मराठा बोल दिए, ठीक है। तो काफी इन लोगों को फायदा हुआ एंग्लो मराठा युद्ध के बाद। अब बाद में जब मराठा को, ये मैसूर को 1799 में हरा दिए, टीपू सुल्तान को मार दिया श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगपट्टम में, तो उसके बाद क्या होता है आपको 1802 में फिर यहाँ पर क्या कहते हैं मराठा लोग जो इस पर हावी हो जाते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। चलिए यीस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से उत्पन्न उत्पाद क्या है, यीस्ट, देखिए यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन हो रहा है, किसका किण्वन हो रहा है, ग्लूकोज का। तो उत्पन्न उत्पाद क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ना आपको ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जीएचजी है, और इससे भी सबसे बड़ा जीएचजी तो आता है आपको ये मीथेन, मीथेन भी जीएचजी। चलिए खैर सब कहीं बाद में बता देंगे। उसके बाद पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है, तो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी आपको पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता है। हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री टॉप रही है, ठीक है। चलिए निम्नांकित में से, अच्छा पर्वत है और ये अवस्थित है, ये पर्वत कहाँ कहाँ है, तो माउंट टिटलिस जो है ना ये फिनलैंड में नहीं है, ये नहीं लिखा है ना, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड, ये कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में, और ये ज्वालामुखी वाला है, ये ज्वालामुखी है, ठीक है, माउंट टिटलिस, ठीक है। जाग्रोस ईरान में हो जाएगा, एप्नाइन इटली में हो जाएगा, ड्रेकेसबर्ग साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। एप्नाइन कहाँ हो जाएगा, इटली में, जाग्रोस हो जाएगा ईरान में, ड्रेकेसबर्ग हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में। एक मिनट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल सबसे बड़ा तो न्यू गिनी है, देखिए सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा आपको ग्रीनलैंड हो जाएगा, सबसे बड़ा यदि बोलेगा तो ग्रीनलैंड है। सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बोर्नियो है, फोर्थ नंबर पे मेडागास्कर है, फिफ्थ नंबर पे बैफिन है, बैफिन, सिक्स नंबर पर सुमात्रा है, ये क्रम याद रखना। पहला नंबर पर कौन है, ग्रीनलैंड, दूसरा नंबर पर कौन है, न्यू गिनी, तीसरा नंबर पर बोर्नियो, चौथा नंबर पर मेडागास्कर, पांचवा नंबर पर बैफिन, छठा नंबर पर सुमात्रा, याद रहेगा। निम्न में से कौन सा कुल एक बीज पत्र है, एक बीज पत्र कौन सा, तो पोएसी और म्यूजेसी ये जो है एक बीज पत्र है, ठीक है, याद रखना।
स्वदेशी आंदोलन के देखिए दौरान विभिन्न संस्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ता के संबंध में सूची दिया गया। ये देखिए ये जो है स्वदेशी आंदोलन में ये हेड कर रहा है, ठीक है, और ये किस जगह को हेड कर रही है देखना। देखिए देखिए 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलता है, बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है, बंगाल के विभाजन के आगे स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चल रहा होता है, ठीक है। अब इसको बंगाल से बाहर ले जाना है, तिलक बोल रहे हैं बंगाल से इसको बाहर ले जाइए, बोलते ठीक है चलिए बंगाल से बाहर ले जाते हैं। बंगाल से बाहर ले जाने के लिए तिलक ने क्या किया कि नॉर्थ इंडिया को भी संभाला, साउथ इंडिया में भी बहुत जगह को संभाल लिया, मद्रास उद्रास सब संभाल लिया, ठीक है, मद्रास हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दक्कन हो गया, ये सब संभाला इन्होंने। लेकिन तिलक हर जगह तो नहीं रह सकते थे, तो किसी एक जगह उन्होंने हर जगह पर अपना एक लोकल लीडर भी थे, तो वहां कहा है तो सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा कहाँ है तो राजा है, तो राजा तो दिल्ली में रहेगा, राजा कहाँ रहेगा, सैयद हैदर रजा दिल्ली में रहेगा। चिदम्बरम पिल्लई ये कहाँ पे, मद्रास में, चिदम्बरम पिल्लई कहाँ है, मद्रास में। लाला लाजपत राय पंजाब में थे, ठीक है, इसको क्या बोलते थे इनको, अजीत सिंह। लाला लाजपत राय के साथ एक और थे, अजीत सिंह भी थे, याद रखना, अजीत सिंह, पंजाब केसरी भी इनको बोला जाता है, ठीक है, वही याद करते हैं पंजाब केसरी, ठीक है। उसके बाद हाँ हरि सर्वोत्तम राव, ये तो आंध्र में थे, हरि सर्वोत्तम राव कहाँ थे, ये आपको आंध्र में थे, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सैयद हैदर राजा, राजा जो थे दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में थे, ठीक है, पिल्ले विल्ले वहीं पर आते हैं, चिदम्बरम जी वहीं पर आते हैं, ऐसा याद रखना है। लाजपत राय तो पंजाब में, सबको याद है, अजीत सिंह भी वहीं से रिलेटेड थे स्वदेशी आंदोलन के टाइम। हरि सर्वोत्तम राव आपको आंध्र प्रदेश में थे, ठीक है। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा खत्म, देखिए लाला लाजपत राय फिर से आ गया, तो देखते प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए, बिल्कुल सही है। वो शुरुआत में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उनको कन्विंस किया गया, बताया गया कि असहयोग आंदोलन क्या है, कैसे है, तो उनको समझाने के बाद वो संभाल लिए। और ये सिर्फ माने ही नहीं, आपको 1920 में जो सितंबर में स्पेशल सेशन होता है ना, स्पेशल सेशन, उस स्पेशल सेशन में जो जिसमें आपको क्या बोलते असहयोग आंदोलन का पास कराया था कांग्रेस में, तो वो उसका हेड यही किए थे लाला लाजपत राय। इनको मनाया भी गया था, इनको हेड भी कराने के लिए मतलब अध्यक्ष भी वही थे लाला लाजपत राय के। 1920 का स्पेशल सेशन में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, देखना कहाँ हुआ था ये 1920 में, ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है, याद रखना ये। स्वराज पार्टी गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल था, हाँ स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, ठीक है। इनके साथ मदन मोहन मालवीय भी थे, मदन मोहन मालवीय भी इन्हीं के साथ थे, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या हुआ कि 1923 में, देखिए 1923 में तो ये पार्टी फॉर्म होता है, 1925 में अफसोस की बात आपको सी आर दास जो थे, क्योंकि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था, तो सी आर दास जो थे वो आपका डेथ कर जाते हैं, ठीक है, ये अब नहीं रहे। तो उसके बाद थोड़ा पार्टी थोड़ा सा डबाडोल हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि आपको मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय वहां से हट जाते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है, कौन सा कथन सही है, तो किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, बिल्कुल एक ही प्रकार का कण होगा। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, किसी तत्व के जो कण जो है परमाणु या अणु बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है, हाँ सोडियम हाइड्रोजन चांदी ये सब तत्वों के उदाहरण है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों को समर्थन की जरूरत होती है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। देखिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य, देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कौन लाता है, अपोजिशन लेकर आता है। अब जो अपोजिशन जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा वो कितने लोगों को सदस्य पहले उसमें साइन करेंगे, तो 50 सदस्य साइन करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रस्ताव लेकर आता है ना, इस पर कोई कारण नहीं बता रहा, जरूरी नहीं कोई कारण आपको बताया जाए कि हम क्यों उसको स्वीकार किया गया अविश्वास प्रस्ताव को, कोई जरूरी नहीं कारण बताने का, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि यदि ये पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, विचार करना है। डाबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, ठीक है। ये तो गलत है ना, क्यों, क्योंकि अवरोही नहीं आरोही होगा। फिर से समझते हैं डाबेराइनर ने क्या बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है, ठीक है। न्यूलैंड से ज्ञात, एक मिनट कहा गया, न्यूलैंड से ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, न्यूलैंड से ज्ञात तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था द्रव्यमान के रूप में, ठीक है। चलिए सही। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो शरद कमल को दिया गया। यही अभी पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। इसमें 25 लाख रुपए मिलता है, कितना मिलता है, 25 लाख।
ठीक है। निम्नलिखित कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। देखिए शलजम, देखिए ये रोग है, पौधे का रोग है और किस कमी कारण होता है? शलजम में वाटर कोर रोग, शलजम में वाटर कोर रोग जो है वो होता है मैग्नीज की कमी कारण। किसी कमी कारण शलजम में मैग्नीज की कमी। आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग होता है, वो किस चीज के लिए? ये होता है बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है, वो किस चीज की कमी से होता है नींबू का? वो होता है कॉपर की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ रोग। और टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की कमी से। चलिए पवन देख लेते हैं और देश देख लेते हैं, कौन सा पवन किस देश में बहता है? तो यामो, हाँ यामो जापान में बहता है। यामो कहाँ बहता है? जापान में बहता है। ये गर्म हवा है, ये गर्म पवन है। हबूब सूडान में बहता है। हबूब कहाँ है? सूडान में बहता है, ये भी गर्म है, गर्म और शुष्क हवा है। मिस्टल ऑस्ट्रेलिया में बहता है? नहीं, मिस्टल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मिस्टल बैठता है आपको फ्रांस में, स्पेन में, ये यहाँ बहता है। ठीक है, लेकिन ये ठंडी हवा है, याद रखो ये ठंडी हवा है। सेंट सेंटेना कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूएसए, बिल्कुल सही है सेंटेना, लेकिन ये गर्मी का है, गर्म हवा है। तो यामो गर्म है, हबूब गर्म है, मिस्टल ठंडा है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, फ्रांस और स्पेन है। सेंटेना जो है कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है। अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया गया? तो उदासीन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है अवर्णक रंग योजना में। ठीक है। संज्ञेय अपराधी अपराध में पुलिस अधिकारी, संज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी होता है आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या करता है? बिना वारंट का भी गिरफ्तार कर सकता है। आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशा आईपीसी किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? आत्महत्या को किसी को अपना ये कीजिएगा तो वो अपराध है, वो किस धारा के अंतर्गत? धारा 306, धारा 306 के तहत आपको उम्र कैद, बोलता नहीं ऐसा कुछ करके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 2005 में हुआ। ठीक है। एनकेसी क्या है? नेशनल नॉलेज कमीशन। ये इसका गठन कब हुआ? नेशनल नॉलेज कमीशन का 2005 में हुआ। तो चलिए ये इसका पार्ट 1 खत्म कर दिए हम लोग सेकंड सेट का, और पार्ट 2 अगला 50 क्वेश्चन हम लोग कल खत्म करेंगे। ठीक है। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ये सब एग्जाम में बहुत काम देगा। ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।